आपकी जिंदगी में विवेक दहिया के आने से पहले और विवेक दहिया के आने के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं? बहुत सारे। वाओ, क्या क्या चेंजेस आए हैं। भाषा में बदलाव आया है। जैसे हिंदी भाषा में तो कम ही वार्तालाप होती है ना हमारी इंडस्ट्री अच्छा, में। हाँ, ऐसे इंटरव्यूज कितने कम होते हैं जो कि बिल्कुल हिंदी में हिंदी में हो। हाँ। तो इंग्लिश में मैं इंग्लिश स्कूल की पढ़ी हुई हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश में हाथ तंग था। अच्छा। क्योंकि हमारा तो आज भी है। क्योंकि मेरा पहला थॉट प्रोसेस हिंदी में ही चल रहा होता है, हिंदी भाषी प्रदेश से हैं, तो वही थॉट है हमारा। तो जब मुझे इंग्लिश में उसको चेंज करना होता था, तो मुझे पहली बार रियलाइज विवेक से शादी करने के बाद हुआ, जब विवेक कहते तुमने ये बात हिंदी में सोच के बोली ना। मैंने कहा क्यों? कहते क्योंकि तुमने डायरेक्ट रूपांतरण किया है। तो इंग्लिश का मेक और हिंदी का बहुत अलग होता है। तो फिर मुझे समझ आया, अच्छा मुझे सोचना भी अंग्रेजी में पड़ेगा। ओके। तो मेरी भाषा में बदलाव आया। फिर कहीं ना कहीं रहन सहन, उठने बैठने में भी बदलाव आया है, क्योंकि वो थोड़ा चंडीगढ़ के हैं, पर उनकी काफ़ी लंबे समय वो विदेश में भी रहे हैं, यूके में रहे हैं। तो जो एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव होता है कि लोगों से कैसे बात करना चाहिए, कैसे पेश आना चाहिए, तो थोड़े संस्कार तो जाहिर सी बात है भोपाल के मिले ही हुए हैं, और काफ़ी सारे संस्कार उनसे भी मिल गए शादी के बाद। तो थोड़ा सोने पे सुहागा हो गया। और बाकी बुरा बदलाव तो आई होप कुछ नहीं हो, वो लोग बताएंगे कुछ आ रहा हो तो। भोपाल की लड़की को जाट परिवार में कैसे सेटल होने में दिक्कतें आई? उनको मुश्किल हो रही थी मेरे साथ। उनको मुश्किल ये हो रही थी, कोई इतना मीठा कैसे बोल सकता है। अच्छा। कहते अरे हमें तो बड़ी दिक्कत हो रही है, हम इतना मीठा नहीं कह सकते। क्योंकि वो जब जाट वालों का ना, जाट लोगों का ह्यूमर जो होता है ना, बड़ा ही ड्राई ह्यूमर होता है, बिल्कुल पकड़ में नहीं आता। तो कितने टाइम तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जोक हो रहा है। अच्छा। तो विवेक बोलते मजाक है मजाक है। काफी टाइम मुझे जोक समझाने पड़ते थे। अब जाके 8-9 साल के बाद मैं हंसती हूँ, अरे समझ आ गया लड़की को। तो हाँ, उनको वो मेरी मीठी मीठी भाषा समझ नहीं आ रही थी और मुझे जोक समझ में नहीं आ रहे थे। दिव्यांका, विवेक के साथ आप जब रिलेशन में आए, आप लोगों ने शादी का फैसला बहुत जल्दी किया, राइट? उससे पहले जब आप रिलेशन में थे, एक लंबा पीरियड था, मैं उस पर ज़्यादा जाना ही नहीं चाहूँगा, बट मैं ये समझना चाहूँगा कि आप रिलेशन को कैसे देखते। एक रिलेशन को आप इतना लंबा वक्त देते हैं, फिर उससे आप निकलते हैं मुश्किलों से, फिर आप जब दूसरे रिलेशन में जाते हैं तो उसको आप तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं और सीधा उसे 7 जन्मों का रिश्ता बना लेते हैं। ये चेंज कैसा आया और किस तरह आपने पूरा देखा अपने आप? हाँ, आपको पता है, मुझसे पता नहीं क्यों, नहीं एक्चुअली पता है क्यों। क्योंकि लोगों को मेरी जर्नी मालूम है। तो मेरे कई सारे जो फॉलोअर्स हैं, जो फैंस हैं, वो कई सारे लोग काफ़ी इत्तेफाक रखते हैं मेरी जर्नी के साथ, क्योंकि सबके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है उनके रिलेशनशिप्स में। और बड़े ही खुल के लोग आके अपने एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर करते हैं। और मैं उन सबसे एक बात कहती हूँ कि देखो, हुआ आपके लाइफ में कोई बुरा एक्सपीरियंस, लेकिन दरवाजे बंद मत कर लो। प्यार ना ऐसी चीज़ है जो देना चाहिए, लेना चाहिए। और अगर आपको कहीं से मिल रहा है तो हमेशा बैकफुट पे मत चलो कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गया। तो हो सकता है गड़बड़, होने दो ना, जिंदगी जियो, एक कुछ और नया एक्सपीरियंस हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ एक और इंसान गलत निकला। लेकिन अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे, रिश्ते में दोबारा आप सामने वाले को चांस ही नहीं दोगे, तो शायद आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी। फिर आप एक रुका हुआ पानी हो, आप फिर तालाब हो, आप नदी नहीं रहे। तो बेटर है कि नदी बने रहो, आएंगे उतार चढ़ाव, बहते रहो, सहते रहो, लेते रहो जो जिंदगी दे रही है। राइट। क्योंकि रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है कि जैसे कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो अगर आपने एक रिलेशनशिप में रहे और फिर उसको आपने जब जिया, बहुत अच्छी मेमोरीज रही, लेकिन धोखा मिला, तो उसके बाद जब दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने की बारी होती है ना, तो हम उसके लिए बहुत सारे टेस्ट लगा देते हैं, फिर उसको स्कोर देने लगते हैं कि क्या ये सही होगा, हर जगह टिक देना। तो वो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम पहले वाले को जब हमने चूज किया तो इतना टाइम नहीं दिया, लेकिन दूसरे वाले के लिए हमने तमाम यूपीएससी जैसे एग्जाम्स लगा दिए। ये होता है, कई लोगों के साथ होता है। इसके लिए ना अपने आप को याद दिलाना ज़रूरी है कि हर इंसान भी तो अलग है। उनकी
रवैये अलग होंगे, आपको उनके लिए भी टेस्ट भी अलग ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक इंसान के साथ जो खुशी मिल रही थी या जो उसमें पॉजिटिव्स थे उसमें नेगेटिव भी थे कई सारे, हो सकता है जो उसमें नेगेटिव रहे हो या अगले इंसान में वो पॉजिटिव्स हों, यू नेवर नो कि उसमें कौन से वाले टिक लगने वाले हों। सो बेटर है कि एक तो सामने वाले को चांस दो, थोड़ा सा अपने आप अपना असली रूप दिखाने का चांस दो, और दूसरा ये कि अगेन वही कि अगर आपने दरवाजे बंद कर दिए ना, सो यू विल बी अ पर्सन ऑफ, यू विल बी, इसको हिंदी में बोलूँगी, इंग्लिश में याद आ रहा था प्लीज़, आप ऐसे हो जाओगे जैसे एक टापू पे अकेला इंसान रह रहा है। विवेक जो है वो सारे टिक पे करेक्ट आते चले गए। नहीं, ओके तो ऐसा था कि जब हमारी पहली मुलाकात हुई तो शादी के पर्सपेक्टिव से ही हुई थी, हमें अरेंज मैरिज टाइप, टोटल क्योंकि हम लोग सेट पे ही मिले थे, हाँ, लेकिन हमारे एक को एक्टर ने मिलवाया था कि आप दोनों एक दूसरे को शादी के लिए क्यों नहीं कंसिडर करते, आप लोग की पर्सनैलिटीज़ है मैचिंग। तो मैं थी स्केप्टिकल, ऑनेस्टली मैं ये सोच रही थी ये बंदा मुझसे शादी क्यों करना चाहेगा, शायद मैं सामने वाले से ज़्यादा अपने आप को लेके, मेरे क्या होता है कभी कभी आपका दूसरों से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, कभी कभी खुद से भी होता है, आप अपने आप को डाउट करने लगते हो, तो मैं सेल्फ डाउट पे थी उस समय, तो मैं तो बल्कि उनके सामने ये क्वेश्चंस कर रही थी, आप मुझसे क्यों शादी करना चाहोगे, मेरी अंग्रेज़ी ठीक नहीं है, यकीन नहीं मानोगे आप, सच्ची मैंने ये सब बोला पहली मीटिंग, और मैं पहली मीटिंग में बोल रही हूँ मेरे में क्या है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं जल्दी मोटी हो जाती हूँ, मैंने ऐसे 10-15 चीज़ें गिना दी, एंड बंदा, पहली तो बात ये कि पहली बार जब कोई लड़का किसी से मिलने जाता है तो शादी का नहीं सोच के जा रहा होता है, सोचता है कि देखेंगे बात करेंगे, शादी की बात कर रही है सीधे तो पहले तो बंदे को ये थोड़ा सा डरावना लगा। दूसरी बात ये कि उनको कुछ अच्छा भी लगा, वो ये कि लड़की ऑनेस्ट है, खुल के कोई अपनी बुराइयां कहाँ बताता है, सही बात है। देन ही फेल्ट लाइक सपोर्टिंग मी इन व्हाटएवर आई वाज गोइंग थ्रू, एंड देयर वाज अ लॉन्ग फेज। ये जो पार्टनर्स, होने वाले पार्टनर्स हैं, एक्चुअली उन लोगों के लिए मैसेज है, अगर कोई बुरे फेज से गुजरा है तो उसकी सुनो थोड़ी क्योंकि बहुत सारा अंदर ना एक सैलाब होता है जो उमड़ रहा होता है और कोई बताने के लिए नहीं होता है, तो अगर आप उस बात को सुन के और फिर भुला दोगे तो सामने वाला हल्का हो जाएगा, और वही मेरे साथ हुआ। देयर वाज अ फेज जब मैंने विव को बड़ा पकाया आपने अपनी पुरानी कहानियाँ सब सुनाया बिकॉज ही बिकेम माई फ्रेंड। तो अच्छी बात ये थी मेरे दोस्त की तरह वो सुनते रहे, लंबे लंबे सेशन चलते वो कर रहे एंड देन मैं इतनी हल्की हो गई कि उसके बाद अब मजाल है कि मेरी लाइफ में कहीं भी ऐसा कुछ हो कि हम दोनों के बीच में कभी भी कोई हाइएटस आए, अब हम दोनों इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं, जब वो मुझे कुछ बताए मैं समझ लेती हूँ, मैं उन्हें बिना बताए समझ लेती हूँ। So I think conversation between a couple really helps. दिव्यांका, हमने एक वीडियो देखा था आप पे जहाँ पर आप पैप्स को डांट रही थी क्योंकि वो उनका नाम विवेक का सही से ले नहीं पाए थे। सही से क्या, लिया ही नहीं था। अच्छा, लिया था। अच्छा, ऐसे चलता है अगर एक बार हो, दो बार हो, पर अगर आपको एक ट्रेंड नजर आए कि फलाना नाम और उनके पति, फलाना नाम उनकी पत्नी, क्या उस पत्नी और उस पति का कोई अस्तित्व नहीं है? और यह आम तौर पे मैंने होते हुए देखा है कि अगर आप कोई मतलब स्पेशली अमंगस्ट सर्टन काइंड ऑफ क्या सेक्टर्स भी नहीं कहना चाहिए, सर्टन जर्नलिस्ट जो कि सिर्फ नाम पर जाते हैं और वो एहसास नहीं करते कि कहीं किसी के इमोशन शायद दब रहे होंगे, हर्ट हो रहे होंगे, और मुझे नहीं अच्छा लगता क्योंकि अगर मैं देखिए एक नॉर्मल कर्टसी होती है, अगर आपके घर में भी कोई मेहमान आता है तो आप ये नहीं बोलते हैं कि अरे मिस्टर अजय आए हैं और उनकी पत्नी आई हैं, आप जानना चाहोगे कि पत्नी का नाम क्या है। और ये तो इवन बॉलीवुड एक्टर्स के साथ मैंने होते देखा कि उन बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स के नाम लेते एंड हिज वाइफ, व्हाट इज हिज वाइफ, पुअर हिज वाइफ, वो अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर रही है उस आदमी पे, उस एक्टर पे, और आप उस वाइफ को कोई अस्तित्व ही नहीं दे रहे, उसका आप नाम भी नहीं जानना चाहते हो। हिज वाइफ फलाना, अगर आप सरनेम नेम भी लिख देते तो अच्छा लगता, उस लेडी को अच्छा फील होता। एनीवे, पर मैंने ये एक ट्रेंड देखा
और मेरे पति एक्टर है, बिल्कुल, तो ये फिर डेरोगेटरी लगता है एक टाइम के बाद में कि यू डोंट वांट टू एड्रेस दैट माय हस्बैंड इज एन एक्टर। राइट। एंड इन फैक्ट एज अ वाइफ, अगर आपको सच्ची मसालेदार कुछ चाहिए तो मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बोलना चाहूँगी, एज अ वाइफ कभी कभी मुझे लगता है कि विवेक के लिए मैं रास्ते का अड़ंगा हूँ उनकी प्रगति में, क्योंकि जब हम साथ में होते हैं लोग मुझे देख रहे होते हैं और फिर एक बंदा नज़रअंदाज हो रहा होता है। अगर वो अकेले आए होते इस इंडस्ट्री में, जो आए ही थे, उसके पहले वो नज़र भी आ रहे थे, अच्छा कर रहे थे, मेरे से शादी होने के बाद एक शैडो हो गया। क्यों? इट्स हाईली डिस्टर्बिंग फॉर मी एज अ वाइफ, एज एन एक्टर ऑल्सो। मैं चाहूँगी कि मेरे साथ जो व्यक्ति है वो नज़र आए फॉर हिज एफर्ट्स, एंड इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग जब ऐसा नहीं हो रहा होता है। झलक दिखलाजा में ही वर्क सो हार्ड, ऐसे कितने सारे अलग अलग उन्होंने काम किए हैं, उन्होंने वेब सीरीज़ की हैं, फिल्म की हैं, पर अगर मैं आ जाती हूँ तो शैडो क्रिएट हो जाता है। पर लोगों में वो इंसानियत क्यों नहीं है कि वो किसी का एफर्ट सच में देखें, सराहें, पहचानें? तो इट हर्ट्स मी। बट मुझे लगता है कि पुरानी सोच टाइप का कुछ है दिमाग में लोगों के जो ऐसा करते हैं। नहीं तो अगर आप झलक दिखलाजा में गए तो शायद अकेले नहीं जीत पाते, जब तक जोड़ी नहीं होती, वो तो नच बलिए है, तब तक अकेले नहीं जीत पाते। मतलब विवेक के आने से तो आपकी जिंदगी मुझे लगता है और ज्यादा मेरी तो बहुत अच्छी हो गई है उनकी भी हुई है उनकी भी हुई है। हम पर्सनली हम दोनों बहुत खुश हैं एक साथ, बहुत ही ज़्यादा। बस हम ये चाहते हैं कि जो काम देने वाले लोग हैं, जो मीडिया वाले हैं, वो सामने वाले की रिस्पेक्ट रखें। और इसलिए मुझे लगा कि उस दिन उनको डांटना ज़रूरी था कि आप याद रखो कि भाई सामने वाले का भी एक अस्तित्व है। जहाँ तक मुझे याद है आपने कॉमेडी सर्कस में भी काम किया है, तो लेकिन अब जो कॉमेडी हो रही हैं और जो स्टैंड अप कॉमेडियंस जो कर रहे हैं, उनको आप कभी देखते हैं किसी शो को? जैसे इंडियाज़ गॉट टैलेंट आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो कॉमेडी का जो लेवल है वो ऊपर जा रहा है कि गिर रहा है, या उसमें कुछ सुधार हो सकते हैं?